बेटा लास्ट सन पे जो हमने पढ़ा था बेसिकली वो था रिएक्शन ऑफ एल्काइल हैलाइड। ऑब्वियसली न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन पढ़ रहे हैं जिसकी मोस्ट कॉमन रिएक्शन है। अभी हमने पहली पढ़ी रिएक्शन, पहले रिवाइज कर रहे हैं कि एल्काइल हैलाइड से अल्कोहल कैसे बनेंगे। दैट मीन्स जानबूझ के ये ना ऐसे क्वेश्चन भी दे देते हैं दिस वन, और फिर कहते हैं इसकी एक्वस KOH से रिएक्शन कर दीजिए या KOH एंड वाटर लिख देंगे। तो आपको बस ये ध्यान रखना है कि ये सब्स्टिट्यूशन है, यहाँ OH आ जाएगा और बेसिकली कार्बन के नंबर ना कहीं बढ़े हैं ना कहीं कम हुए। लेकिन इन यूजुअल मैंने देखा है बच्चे ना ऐसे क्वेश्चंस में थोड़ा सा घबरा जाते हैं या ये कहें वो उतने पॉजिटिवली अटेम्प्ट नहीं करते। बेसिकली ये कुछ नहीं है बेटा, ये CH3 था, ये CH2 था, ये CHCl है और फिर ये CH3 है। ये बॉन्ड लाइन स्ट्रक्चर था इसका, और इसकी जब रिएक्शन की हमने दैट इज एक्वस KOH से, तो ये ऐसे ही रहा CH3 CH2 CH एंड CH3, ये सब कुछ ऐसे ही रहा, बस इस Cl की जगह OH आ गया। तो ये वाली रिएक्शन हो गई हमारी एक्वस KOH से। सिमिलरली अगर हम मॉइस्ट Ag2O अगर यहाँ लिखा होता एरो पे, ठीक है, तो मॉइस्ट Ag2O में भी आप यही प्रोडक्ट बनाते, ये अल्कोहल आ जाता। फिर आपने सेकेंड रिएक्शन पढ़ी, ये आप कह सकते हैं पहली रिएक्शन आपकी कन्वर्जन था एल्काइल हैलाइड टू अल्कोहल। ठीक है, एल्काइल हैलाइड से अल्कोहल इजीली बन जाएगा। ठीक है, कार्बोकेटाइन इंटरमीडिएट बनता है और ये कन्वर्जन था। सेकंड था एल्काइल हैलाइड टू ईथर, एल्काइल हैलाइड टू ईथर। तो बच्चों आपको याद आ गया होगा ईथर कैसे बनता है। ऑब्वियसली एल्काइल हैलाइड से दो मेथड थे, एक तो था ड्राई Ag2O। बेटा ड्राई Ag2O लेंगे तो ईथर बनेंगे ROR, ठीक है, एंड AgX अलग होगा। ठीक है बेटा, एंड द सेकेंड मेथड आपको याद होना चाहिए विलियमसन सिंथेसिस। ये एक नेम रिएक्शन है, ज्यादा पूछी जाती है तो ध्यान रखिए। RX की रिएक्शन RONA से, ये है हमारा एल्काइल हैलाइड, और बेटा ये RONA है सोडियम एल्कोक्साइड। ठीक है, तो इन दोनों की रिएक्शन करेंगे तो ऑब्वियसली ROR ईथर बनेगा और NaX अलग होगा। ठीक है, ये दो मेथड हो गए एक तरीके से यू कैन से ईथर बनाने के। ठीक है, विलियमसन में खास बात ये थी कि ये वाला एल्काइल हैलाइड 1 डिग्री होना चाहिए, 2 डिग्री या 3 डिग्री में ये एल्कीन बना देता है। थर्ड मेथड शायद आपने कल पढ़ा था, रिएक्शन विद KCN। ठीक है, रिएक्शन विद एल्काइल साइनाइड या टू फॉर्म एल्काइल साइनाइड, सॉरी, रिएक्शन विद KCN। तो रिएक्शन विद KCN को आप कह सकते हैं ये कन्वर्जन है एल्काइल हैलाइड की, जब KCN, बेटा ट्रिपल बॉन्ड ना जो आप कह रहे हो शायद वो C और N के बीच में ट्रिपल बॉन्ड है, इट हार्डली मैटर्स। C और N के बीच का ट्रिपल बॉन्ड से हमें कोई लेना देना फिलहाल है नहीं, क्योंकि ये आयनाइज जब होगा तो यहाँ Cn नेगेटिव और K पॉजिटिव आएगा। तो यहाँ दो एंड आ गए, एक इस R के साथ C जाके जुड़ सकता है और इस R के साथ N भी जुड़ सकता है। K के साथ X अलग हो जाएगा, R के साथ C जुड़ना है या N, तो मैंने आपको कल बताया था क्योंकि कार्बन कार्बन बॉन्ड बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग है, इसीलिए साइनाइड बनाएंगे। आई होप सो आपको याद हो। साइनाइड की दो केमिकल प्रॉपर्टी इंपॉर्टेंट है, एक तो बेटा साइनाइड को काहे में चेंज करना होता है, वेरी गुड, समझ में आ गया, साइनाइड को एसिड्स में चेंज करना होता है, और अगर इसकी हाइड्रोलिसिस कर दें, इसमें पानी डाल दें, कंप्लीट हाइड्रोलिसिस, तो ये एसिड प्लस अमोनिया में जाएगा, मेन प्रोडक्ट एसिड है। और अगर इसका रिडक्शन कर देंगे तो H जुड़ जाएंगे और H जुड़ने से ये प्राइमरी अमीन्स में चेंज हो जाएगा। और अगर आपने रिएक्शन AgCN से की है तो आई होप सो आपको ध्यान हो, AgCN की रिएक्शन में क्योंकि ये वाला बॉन्ड कोवेलेंट है, अब बेटा अगेन यहाँ इस बॉन्ड से हमें कोई लेना देना नहीं है, RX प्लस AgCN, इस C और N के बीच में ट्रिपल बॉन्ड है, अच्छी बात है, लेकिन अभी हमें C और N के ट्रिपल बॉन्ड से कोई खास लेना देना नहीं है, मतलब प्रोडक्ट्स चेंज नहीं होंगे उससे। और जब हम रिएक्ट करेंगे, क्योंकि इस बॉन्ड में कोवेलेंट नेचर है, तो यहां से
जो न्यूक्लियोफाइल या जो अटैकिंग रिएजेंट है वो ये नाइट्रोजन है बच्चों, यानी ये नाइट्रोजन जाके अटैक करेगी। और क्योंकि ये नाइट्रोजन ने अटैक किया है कार्बन पे, तो ये RNC बन गया है और AgX अलग हो गया है। बताइए बेटा, इन तीन में जो प्रॉब्लम है, रेज योर हैंड और व्हाटएवर, जल्दी बताइए, नहीं तो अगली रिएक्शन पे शिफ्ट होंगे। सर सोडियम एल्कोक्साइड वाली की रिएक्शन का नाम क्या था? विलियमसन सिंथेसिस, विलियमसन सिंथेसिस फॉर ईथर, सिंपल विलियमसन सिंथेसिस भी कहलाता है। और सर ये H का क्या मतलब है? RCH2NH2 बना है जहाँ पर। H का मतलब ये वाला H? यस सर। बेटा दैट इज रिडक्शन। ये रिडक्शन का एक सिंबल है कि हम रिडक्शन पूरा वर्ड लिखें उसकी जगह हम H लिख दें। तो एडिशन ऑफ हाइड्रोजन इज रिडक्शन, एडिशन ऑफ ऑक्सीजन इज ऑक्सीडेशन। जहां हम नेसेंट O लिख देते हैं तो बेसिकली वो ऑक्सीडेशन हो जाता है, जहां H लिखते हैं वहां रिडक्शन। और ये आपको वैसे ना थोड़ा बेटा सोचना भी चाहिए खुद भी, मतलब आई मीन टू से एग्जाम के हिसाब से सोचिए। कई बार वो क्या करेगा ना, आपको रिएक्टेंट दे देगा, जैसे मैंने आपको यहाँ दे दिया, थोड़ा सा नीचे करिए, ये मैंने आपको यहाँ दिया रिएक्टेंट बेटा, ये क्या है RCN, और प्रोडक्ट दे दिया RCH2NH2। फिर आपको खुद सोचना चाहिए कि कन्वर्जेंस में जैसे आता है कि RCN से RCH2NH2 कैसे जाएंगे, तो आपको दिख ही जाएगा कि यहाँ इन दोनों में जो अंतर है वो हाइड्रोजन का है। हाइड्रोजन के जुड़ने से ये बनेगा, और हाइड्रोजन का जुड़ना रिडक्शन है। ठीक है, ऑर्गेनिक की कुछ ही चीजें हैं बच्चों, बहुत कम बेसिक है, बहुत कम, मुश्किल से 10 20 25 पॉइंट है मुश्किल से, और वही बार बार लगेंगे। अब अगली बार से आप लोगों को ध्यान रखना है, कभी भी H आए या रिडक्शन हो, O आए तो ऑक्सीडेशन, वाटर लिखा है तो हाइड्रोलिसिस, बस यही घुमा फिरा के हर चैप्टर में यही है। तो जितनी मतलब जैसे कहता हूं ना, आराम से स्लोली समझ के पूछ के कि हाँ ये भी बता कोई दिक्कत नहीं। अगर आपने खाली एल्काइल हैलाइड ढंग से कर लिया, इसके बाद अल्कोहल वो इजीएस्ट चैप्टर में आएगा, एल्डिहाइड कीटोन, बस ये एल्डिहाइड कीटोन इंपॉर्टेंट मोस्ट है, बैकबोन ऑफ दिस ऑर्गेनिक। और ये अगर आपको दो आ गए तो ऑर्गेनिक में बाकी सारे आपसे हो जाए। हाँ बेटा शिव पूछो। सर थोड़ा सा जोर से बोल बेटा। सर मैं कह रहा हूँ कल आपने AgCN की रिडक्शन भी कराई थी। हाँ सेकेंडरी अमीन बनता है, वो इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन मैंने बता जरूर दिया था कि अगर यहाँ पे आप हाइड्रोजन ऐड करोगे तो ये बैलेंसिंग चेंज करके जब देखेंगे वैलेंसी के हिसाब से तो ये चीज बनेगी, और इसे कहेंगे रिडक्शन, और ये बन जाएगी सेकेंडरी अमीन। और मैंने तो इसकी हाइड्रोलिसिस भी बताई थी, इसकी हाइड्रोलिसिस KOH से होती है, आगे एक दो नेम रिएक्शन में फिर बताऊंगा। तो ये बन जाता है K2CO3, दैट मीन्स ये वाला कार्बन निकल जाएगा, और ये प्राइमरी अमीन बनाता है हाइड्रोलिसिस से। वो इंपॉर्टेंट कम थी तो, लेकिन मैंने बताया था दोनों। और बात पूछो सर। हाँ जी गुड। सर मेंडेस रिएक्शन क्या होती है? बेटा यही जो रिडक्शन होता है ना, RCN का रिडक्शन, RCH2NH2 बनना सोडियम इन इथाइल अल्कोहल की प्रेजेंस में, इसी को हम कहते हैं मेंडियस रिडक्शन। ठीक है, ये भी एक नेम रिएक्शन में आता है, लेकिन मैं आपको ना बहुत ज्यादा कंफ्यूज नहीं कराना चाहता हूं अभी मैं चाहता हूं कि आप पहले बस ये चीजें एब्जॉर्ब कर लो सही से, रिएक्शन समझ में आ जाए सही से। हाँ मैंने विलियमसन रिएक्शन बोली क्योंकि विलियमसन बहुत हिट है, बहुत बारी पूछी गई। मेंडियस भी बताऊंगा लेकिन साइनाइड चैप्टर में जाके बताऊंगा, क्योंकि सारी रिएक्शन अगर यहाँ बता दी बेटा तो यहीं पे पूरा चैप्टर खत्म, मतलब ऑर्गेनिक खत्म हो जाएगी ना। चलिए सर एक बार थर्ड वाला सर जो था वो थोड़ा सा बता दो। क्या चीज बताऊं बेटा, पूछो जोर से बोलो। सर ये जो आपने इसको 2 पार्ट्स में क्यों डिवाइड किया है? किसको? इधर RCN करके एक RCOH और RCH2NH2। बेटा आप एरो के ऊपर भी तो पढ़िए, इसीलिए कह रहे हैं ऑर्गेनिक इस चीज का नाम है, एक केमिकल से दूसरा केमिकल चेंज करने का ही नाम मेनली ऑर्गेनिक है। ये RCN साइनाइड बन गए, अगर साइनाइड में पानी डालें तो साइनाइड एसिड में चेंज हो जाते हैं, और साइनाइड का अगर रिडक्शन कर देते हैं तो वो 1 डिग्री अमीन में चले जाते हैं। तो कल भी क्वेश्चन बताया था कि वो ऐसे पूछ लेते हैं कि बताइए RX एल्काइल हैलाइड की हमने किसी से रिएक्शन की,
किसी से रिएक्शन की, बता नहीं रहे किससे की, कंपाउंड ए बन गया, उस ए कंपाउंड में पानी डाला तो एसिड बन गए। अब उन्होंने एसिड का नाम दे दिया या कार्बन बता दिया, वॉटेवर, तो फिर आपका दिमाग चलना चाहिए कि RX की किससे रिएक्शन करें कि जो बने पानी डालने पे एसिड बन जाए। तो याद आएगा KCN से एसिड बनता है, जबकि AgCN में पानी डालने से एसिड नहीं बनता है। तो इसीलिए दो मेथड बताए। चलिए क्लियर है इसका मतलब। नेक्स्ट अगली रिएक्शन, ठीक है। तो न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन में आपको बस ये ध्यान रखना है, RX का जो X ग्रुप है वो हटाना है, दूसरे ग्रुप को लाके जोड़ देना, ऑब्वियसली न्यूक्लियोफाइल को लाके जोड़ देना है यहाँ, ठीक है। जैसे बेटा अगली रिएक्शन भी इंपॉर्टेंट है, रिएक्शन विद, जरा इस रिएक्शन को आराम से समझिएगा बच्चों, रिएक्शन विद पोटेशियम, ठीक है, पोटेशियम नाइट्राइट, रिएक्शन विद पोटेशियम नाइट्राइट, ठीक है बच्चों, इसका नाम है रिएक्शन विद पोटेशियम नाइट्राइट। बच्चों एक्चुअली ना, जैसे मैं आपसे एक जनरल पॉइंट कह रहा हूं कि मैंने सपोज लिखा है K2CO3 या और कोई कंपाउंड, तो इस K2CO3 में क्या ये दोनों पोटेशियम एक साथ होते? तो कॉमन सेंस है ये नहीं होते। क्या CO3 में तीनों ऑक्सीजन एक साथ होते हैं? नहीं होते। या अगर मैं CO2 कह रहा हूं, तो अगर कोई बच्चा कहे है कि CO2 का मतलब एक कार्बन जो है ऑक्सीजन O2 से जुड़ा है, तो कार्बन O2 से थोड़ी जुड़ा है। हाँ ये कह सकते हो कार्बन से दो ऑक्सीजन एटम जुड़े हुए हैं, लेकिन कार्बन से O2 थोड़ी जुड़ा हुआ है। बस ये वाला पॉइंट अभी दिमाग में रखना है ये वाली रिएक्शन पढ़ने के लिए। ये एक्चुअली में पोटेशियम नाइट्राइट है क्या? पोटेशियम नाइट्राइट क्या है? ठीक है, सुन लीजिए, आराम से बोलिए नहीं बेटा। पोटेशियम आयन ये रहा और NO2 आयन ये रहा। इस आयन को केमिस्ट्री में कहते हैं नाइट्राइट आयन। कौन सा आयन नाइट्राइट है? NO2 नेगेटिव। और जैसे मैंने CO2 बताया था ना, CO2 बिल्कुल वैसे ही जरा NO2 सोचिएगा बेटा। NO2 नेगेटिव इस आयन को कहते हैं, यानी बीच में N है, दोनों नाइट्रोजन दोनों ऑक्सीजन किनारे लगे हैं, तो ये आयन है नाइट्राइट आयन। नाइट्राइट आयन में नाइट्रोजन कहां है बच्चों? बीच में, और दोनों तरफ क्या लगे हैं? ऑक्सीजन। दिस आयन इज नोन एज नाइट्राइट आयन, और इस ऑक्सीजन से इजिली रिएक्शन हो जाएगी। तो एल्काइल हैलाइड की जब हमने रिएक्शन की पोटेशियम नाइट्राइट से, बच्चों ध्यान देना, पोटेशियम नाइट्राइट को बोला जाता है KNO2, पोटेशियम नाइट्राइट को बोला जाता है KNO2, लेकिन वो एक्चुअली में बॉन्ड के हिसाब से ONO होता है। तो जब हम रिएक्शन करते हैं ये यहां ONO बन जाता है, और इस प्रोडक्ट का नाम है एल्काइल नाइट्राइट। ठीक है, पोटेशियम नाइट्राइट से करते हैं तो क्या बनता है? एल्काइल नाइट्राइट। ठीक है बेटा, इतना क्यों बता रहे हैं कि सीधा भी कह सकते थे पोटेशियम नाइट्राइट से करते हैं, एल्काइल नाइट्राइट बनता है। एक्चुअली में ये दो आइसोमर हैं, एक कभी यहां से अगर कोई चीज जुड़ी है तो ये कहलाता है आइसोमर नाइट्राइट, और अगर एल्काइल ग्रुप यहां से आके जुड़ गया जो कि प्रोडक्ट बनेगा, या वो भी एक प्रोडक्ट बनता है, तो ये प्रोडक्ट कहलाता है नाइट्रोएल्केन। ये वाला प्रोडक्ट कहलाता है नाइट्रोएल्केन। तो क्या कहना चाहते हैं बेटा? आपको क्या ध्यान रखना है बच्चों? नाइट्राइट और नाइट्रो दो डेरिवेटिव हैं, दोनों में अंतर आपको दिख रहा है। व्हाट इज नाइट्राइट? नाइट्राइट क्या है? जब ONO आयन आएगा तो नाइट्राइट, और जब NO2 नेगेटिव आयन आएगा, जब बेटा ONO आयन आया तो नाइट्राइट, और जब NO2 आ गया तो नाइट्रो। ठीक है, फिर से देखिए एक बारी समझिए। हाँ बेटा, एक बार में थोड़ी आता है समझ, आराम से देखो एक दो बारी। बच्चों मैं क्या कह रहा हूं आपसे कि एल्काइल हैलाइड की रिएक्शन पोटेशियम नाइट्राइट से की। पोटेशियम नाइट्राइट में बच्चों ये यूनिट होती है K पॉजिटिव ONO नेगेटिव, ये यूनिट होती है। अब इस समय लोन पेयर किसके पास है? इस समय लोन पेयर नाइट्रोजन के पास भी है, ऑक्सीजन के पास भी है। तो कौन जाके अटैक करेगा? नाइट्रोजन ऑक्सीजन दोनों, ये क्वेश्चन है।
तो ये जो एल्काइल ग्रुप है ये ऑक्सीजन से जुड़ेगा, ना कि नाइट्रोजन से। ये ऑक्सीजन से क्यों जुड़ा? क्योंकि बेटा ऑक्सीजन का साइज नाइट्रोजन से छोटा है, ऑक्सीजन का बॉन्ड नाइट्रोजन से ज्यादा स्ट्रॉन्ग है, या ये कहें कि यहाँ पे जो अटैक हो रहा है वो उस चीज से होगा जहां नेगेटिव चार्ज है। तो बेसिकली लोन पेयर भले ही दोनों के पास है, लेकिन एक्चुअली ये नेगेटिव चार्ज है ऑक्सीजन पे। आप देखो ध्यान से, ऑक्सीजन का ऑक्टेट कंप्लीट होने में इस नेगेटिव चार्ज का रोल है। तो ये जो नेगेटिव चार्ज है ये ऑक्सीजन पे है, और क्योंकि ऑक्सीजन का बॉन्ड ज्यादा स्ट्रॉन्ग बनेगा इसीलिए ऑक्सीजन यहाँ आके अटैक करेगी, और बेटा ये प्रोडक्ट बनेगा RONO, और RONO क्या होता है? एल्काइल नाइट्राइट। ठीक है, यहां बनेगा RONO और ये कहला रहा है एल्काइल नाइट्राइट बच्चों। ठीक है, अब हमने कहा अगली रिएक्शन बताइए, रिएक्शन विद सर सिल्वर। अभी रुक जाओ बेटा एक मिनट, सिल्वर नाइट्राइट। ठीक है, अब एक रिएक्शन और है और इसी वजह से इसे पढ़ना पड़ रहा है हमें। ये दो अलग अलग रिएक्शन है, एक है रिएक्शन विद पोटेशियम नाइट्राइट और दूसरा है रिएक्शन विद सिल्वर नाइट्राइट। अब एक आध बच्चे को तो समझ में आ गया गारंटेड, जो बेटा ध्यान से पढ़ रहे हैं, जिन्होंने एक आध दिन कल परसों या दिमाग लगाया है, आज सुन रहे हैं अभी तक का लेक्चर, उन्हें समझ में आ गया क्या कि कहते हैं सिल्वर नाइट्राइट को AgNO2, होता तो यही है। और मेन पॉइंट यहां सिल्वर और ऑक्सीजन में है कोवलेंट बॉन्ड, और क्योंकि सिल्वर और ऑक्सीजन में कोवलेंट बॉन्ड है तो ये वाला बॉन्ड आसानी से टूटेगा ही नहीं, और जब ये बॉन्ड नहीं टूटेगा तो ये वाले लोन पेयर अटैक करेंगे। और बच्चे जब ये वाले लोन पेयर जाके R पे अटैक करेंगे तो R पे नाइट्रोजन से जाके ये ग्रुप जुड़ेगा और AgX अलग होगा, और अब जो प्रोडक्ट बने इनको कहेंगे नाइट्रो एल्केन, और यहां जो बने थे उनको कहा था एल्काइल नाइट्राइट। ऊपर बने थे एल्काइल नाइट्राइट, यहां बन रहे हैं नाइट्रो एल्केन। फिर समझो एक बारी दोबारा दोनों को, दोनों रिएक्शन दोबारा समझिए, दोनों के दोनों क्या है। ये रहा एल्काइल हैलाइड, इसकी एक रिएक्शन है पोटेशियम नाइट्राइट के साथ। अरे भैया ये ध्यान रखना, पोटेशियम नाइट्राइट बोला जाता है लेकिन लिखते समय KNO2 लिखते हैं। ठीक है, लिखते समय क्या लिखते हैं? KONO नहीं लिखते, दोनों O को अलग नहीं लिखते, तो KNO2 लिखते हैं, बट इट इज नाइट्राइट। और जब इसकी रिएक्शन होती है तो RONO बनता है और KX अलग हो जाता है। RONO क्यों बना तो आपको समझाया है, RONO इसलिए बना, R के साथ O का बॉन्ड स्ट्रॉन्ग है। एक्चुअली जब यहां रिएक्शन हो रही थी तो ONO ये यूनिट K से अलग हो गई आसानी से, आयनिक बॉन्ड होने की वजह से, और इस समय दोनों जाके अटैक कर सकते हैं। कौन दोनों? नाइट्रोजन भी न्यूक्लियोफाइल है, ऑक्सीजन भी न्यूक्लियोफाइल है, लेकिन ये वाला जो नेगेटिव चार्ज है ना ये ऑक्सीजन पे है। तो बेसिकली ऑक्सीजन पे न्यूक्लियोफिलिक कैरेक्टर ज्यादा है, या सिंपल लैंग्वेज बाद में बॉन्ड देखें किसका स्ट्रॉन्ग बनेगा, तो कार्बन और ऑक्सीजन का बॉन्ड ज्यादा स्ट्रॉन्ग है कार्बन और नाइट्रोजन के बॉन्ड से, ड्यू टू स्मॉल साइज ऑफ ऑक्सीजन। तो यहां R के साथ O का बॉन्ड बन गया, RONO बन गया। बेटा इसे कहा गया एल्काइल नाइट्राइट, इसे कहा गया एल्काइल नाइट्राइट। और अगर बेटा यही रिएक्शन AgNO2 से कहते तो इसका भी नाम तो वही है, क्योंकि ये है तो AgONO ही, तो इसका नाम है सिल्वर नाइट्राइट। बच्चे अगर हम सिल्वर नाइट्राइट से रिएक्शन कहते तो ये AgNO2 क्योंकि बेटा कोवेलेंट नेचर का है तो यहां से ये वाला बॉन्ड टूटा ही नहीं, और जब ये वाला बॉन्ड टूटा ही नहीं, और प्रैक्टिकली सोचिए हमने दोनों केमिकल मिला दिए रिएक्शन करने के लिए, तो ये नाइट्रोजन के लोन पेयर अटैक करने गए, और जब ये नाइट्रोजन के लोन पेयर अटैक करने गए तो ये RNO2 बन गया और AgX अलग हो गया। और इसीलिए यहां पे क्योंकि ये नाइट्रोजन से बॉन्ड बना है तो प्रोडक्ट का नाम है नाइट्रो एल्केन, जिससे भी कार्बन है वो बोल दिया जाएगा नाइट्रो एल्केन। तो आपको नाइट्राइट बनाना है या नाइट्रो बनाना है ये बड़ा इंपॉर्टेंट है।
जब आपको नाइट्राइट बनाना होगा तो बेटा आप रिएक्शन करेंगे पोटेशियम के डेरिवेटिव से, जब आपको नाइट्रो बनाना होगा तो आप सिल्वर के डेरिवेटिव से रिएक्शन करेंगे। याद रखना है पोटेशियम आयनिक नेचर का है या उसके कंपाउंड आयनिक होते हैं, तो अगर ये नाइट्राइट लाया है तो नाइट्राइट बनेगा, साइनाइड लाया है तो साइनाइड ही बनेगा, या KOH है तो OH दिख रहा था OH ही आ गया, भले एक्वस और अल्कोहलिक में अंतर है। अदरवाइज जितने भी पोटेशियम के कंपाउंड्स होते हैं वो डायरेक्टली हो रहे हैं, उसमें कोई भी नाइट्राइट से नाइट्रो वाला चक्कर नहीं है, साइनाइड से आइसोसाइनाइड का चक्कर नहीं है। वो साइनाइड लाया साइनाइड बनेगा, नाइट्राइट लाया नाइट्राइट बनेगा। सिल्वर नट की है, सिल्वर नट की है, सिंबल है AG, चापलूसी वाला सिंबल वैसे ही है। तो सिल्वर का साइनाइड आया है तो प्रोडक्ट में साइनाइड नहीं बनता, आइसोसाइनाइड बनता है। रीजन हमने देख लिया, कोवलेंट कैरेक्टर की वजह से। ऐसे ही सिल्वर का नाइट्राइट आया है तो प्रोडक्ट क्या बनेगा, नाइट्रो। बट याद क्या रखना है, सिल्वर के नाइट्राइट को हम लिखते हैं AgNO2 और बाद में लिखते हैं RNO2। जरा ध्यान रखना, AgNO2 से RNO2, ठीक है। तो दो रिएक्शन हो गई अब आपकी। एक रिएक्शन हुई है बेटा एल्काइल हैलाइड विद पोटेशियम नाइट्राइट, एक हो गया एल्काइल हैलाइड विद सिल्वर नाइट्राइट। बताइए बच्चों, कोई डाउट है? सर अब पूछिए। हाँ जी, अब पूछो बेटा। सर एक बार और बता दीजिए। हाँ हाँ बिल्कुल, और किसी को कोई डाउट है तो पूछो। सर हमें कैसे पता चलेगा सर कोवैलेंट बॉन्ड है AgNO2 बेटा वाला? ये तो एक सिंपल सा पॉइंट है कि अगर S ब्लॉक एलिमेंट कहीं इन्वॉल्व है तो S ब्लॉक के बॉन्ड आयनिक होते हैं, और S ब्लॉक या P ब्लॉक इनमें कोई बॉन्ड है तो वो कोवलेंट है। जो बॉन्ड लॉस और गेन से बनता है वो आयनिक होता है। तो यहाँ पोटेशियम या S ब्लॉक मेंबर है, ये सिल्वर या D ब्लॉक मेंबर है, तो पोटेशियम के बॉन्ड आयनिक हैं, सिल्वर के कोवलेंट है। ये तो एक जनरल पॉइंट है। अच्छा, लेकिन ये भी तो हो सकता है कि और कहीं आ गया तो क्या करेंगे? आप बेफिक्र रहो, इसके बाद है नहीं कहीं। मैंने आपसे पहले ही कहा गिने चुने एग्जाम्पल है, गिने चुने। तो अभी आपने अगर ये वाला याद कर लिया ना, अच्छा आपको कल का याद हो KCN और AgCN, तब भी मैंने यही कहा था KCN जो आयनिक है, AgCN कोवलेंट है। आज ये तो एक बार अगर आपने याद कर लिया कि पोटेशियम वाले कंपाउंड आयनिक होते हैं, सिल्वर के कोवलेंट, वही बार बार रिपीट होगा, आप बेफिक्र रहो। और पूछो, और कोई डाउट है तो पूछिए। सर हम ये कैसे सोचेंगे एकदम कि कौन कोवेलेंट है, किस पे लोन पेयर है, या फिर कौन अटैक करेगा सर एकदम से? सर ये हम कैसे बेटा सोचेंगे? ये एकदम वाला नहीं है, ये बहुत स्लो प्रोसेस है 11th का, ठीक है। बहुत स्लो प्रोसेस है 11th का केमिकल बॉन्डिंग का। और फिर भी मैं आपसे कह रहा हूँ, डोंट लूज योर हार्ट कि हमने 11th में इतना नहीं पढ़ा। ये तो 11th का बेस है, वैसे आयनिक कौन है, कोवलेंट कौन है, लेकिन नहीं पढ़ा तो टेंशन नहीं लेने का। क्यों? क्योंकि लिमिटेड है। अच्छा अब ये बताओ, मैं 4 दिन बाद आपसे पूछूं कि पोटेशियम नाइट्राइट कोवलेंट है या आयनिक, बता लोगे ना? 4 दिन बाद भी बता लोगे ना? अब तो याद करो ना, 11th में नहीं पढ़ा तो छोड़ो। हम ये कह रहे हैं, वैसे ये बहुत बेसिक चीज है कि ये पोटेशियम नाइट्राइट आयनिक क्यों है, क्योंकि इसमें आपको पोटेशियम दिख रहा है, दैट मींस एक S ब्लॉक एलिमेंट दिख रहा है जो लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन करता है, कभी शेयर करता है भी नहीं। जिसके आउटरमोस्ट में 1 इलेक्ट्रॉन है, पोटेशियम वो शेयर नहीं करते। सिल्वर कोवलेंट बनाते हैं, फजान रूल है उसके लिए एक स्पेशल 11th में, कि जिसके भी आउटरमोस्ट में पुअर स्क्रीनिंग होती है D या F की, तो वो होता है, ठीक है। लेकिन अगर नहीं पढ़ा तो उसे मत सोचिए। और लोन पेयर किसमें थे किसमें नहीं, ये सब 11th का टॉपिक है केमिकल बॉन्डिंग का। लेकिन अगर आपने नहीं पढ़ा है तो उसको रिग्रेट करने की कोई जरूरत नहीं। मैं आपको बार बार कह रहा हूं, ऑर्गेनिक हैज वेरी लिमिटेड कंसेप्ट। मैंने आपको जो पिछले दिनों में ऑर्गेनिक पढ़ाई, क्योंकि मुझे भी मालूम है हर साल ऑर्गेनिक में बच्चे क्या करते हैं, वो बस मुंह से बोल देते हैं मीसोमेरिक इफेक्ट। मीसोमेरिक इफेक्ट लगाने में आधे से ज्यादा की नानी याद आ जाती है कि पाई बॉन्ड पाई इलेक्ट्रॉन घूमेंगे कैसे। इंडक्टिव इफेक्ट बच्चों को अच्छी तरह आता है यूजुअली, लेकिन फिर भी मुझे देखा है कि इंडक्टिव और मीसोमेरिक में कंप्लेंट आती है, इलेक्ट्रोफाइल न्यूक्लियोफाइल नहीं पहचान पाते, कार्बोकेटाइन नहीं पहचान पाते। इसलिए मैंने पूरे, अगर आप ध्यान से देखना, 6 या 7 लेक्चर पिछले मैंने जो आप लोगों को ऑर्गेनिक में पढ़ाए हैं, वो सिर्फ इस बात पे पढ़ाए हैं कि मीसोमेरिक इफेक्ट लगा लो, इंडक्टिव लगा लो, कार्बोकेटाइन पहचान लो, इलेक्ट्रोफाइल न्यूक्लियोफाइल पहचान लो। तो उन लेक्चर्स को रिपीट करिए। और जो न्यूक्लियोफाइल होते हैं वो लोन पेयर वाले होते हैं,
फिर भी कल हमने एक टेक्निक आपको बताई थी अगर याद हो कि ग्रुप 15, 16, 17 ये पीरियोडिक टेबल के नाइट्रोजन फॉस्फोरस वाला ग्रुप, ऑक्सीजन सल्फर का और हेलोजेंस का, ये आखिरी के 3 ग्रुप ये रईसों के ग्रुप कहलाते हैं, मतलब इलेक्ट्रॉन रिच एलिमेंट्स होते हैं। तो ग्रुप 15 में आखिरी में 5 इलेक्ट्रॉन है, 5 के बाद बॉन्ड बनाने का लोन पेयर आता है। ग्रुप 16 ऑक्सीजन, ऑक्सीजन में 6 इलेक्ट्रॉन है, बॉन्ड बनाएगा लोन पेयर आएगा। ऐसे 17 में लोन पेयर, तो 2 ही 3 जगह लोन पेयर आएगा। ठीक है, और पूछो, और बताओ कोई सर दिक्कत? रिपीट कर दीजिए। हाँ, ये तो मैं रिपीट कर रहा हूँ, आप बेफिक्र रहो, ये तो अभी रिपीट हो ही रहा है। बच्चों फिर भी मैं आपको बार बार बता रहा हूं कि ऑर्गेनिक की जो रिएक्शंस हैं या ऑर्गेनिक जो है ये लिख के याद होती है। आप इसे थोड़ी देर के लिए ये मान लो, इट इज जस्ट लाइक जैसे हम स्विमिंग सीखते हैं, तो स्विमिंग सीखना है, साइकिल चलाना है, आप कितनी थ्योरी पढ़ लो, लेकिन अगर आपको स्विमिंग सीखनी है तो पानी में उतरना पड़ेगा। साइकिल चलाना सीखना है, कोई आपको कितना समझाए कि बैलेंस ऐसे होता है वैसे होता है, जब तक साइकिल पे बैठ के पैडल खुद नहीं मारोगे नहीं चलेगी। थ्योरी कितनी आती है, स्विमिंग में कोई कितना तुम्हें सिखा ले, 2 हाथ चलाने, 2 पैर चलाने, पानी में कूद जाना, तो बेटा अगर आप पहले शैलो वाटर या कम गहरे पानी में नहीं उतरे और सीधा नदी में कूदे तो फिर सीधा ही सत्ते में जाएंगे आप। तो आपको मैं बार बार क्या सिखा रहा हूं, ये जो लिख रहा हूं ना मैं बार बार, या रिएक्शन, ये आपकी कॉपी में आपकी राइटिंग से लिखी होनी चाहिए। और कल मैंने बताया भी था फॉक मेथड से लिखना है। और ये देखो, अगर आपको मैं अभी आपको कुछ दिखाऊं, वैसे तो हम ये काम रोज करते हैं, फिर भी ये देखिए बेटा, मैंने आपको केमिकल प्रॉपर्टीज अगर पढ़ा रहा हूं तो ये रिएक्शन कल की थी, खाली मैंने एक रिप्रेजेंटेशन चेंज करके दिखाया, तो मैंने कहा बेटा ऐसे आएगा याद रखना। फिर दोबारा रिएक्शन लिख के प्रोडक्ट बनाया उसी को, मतलब रिपीट किया। ऑर्गेनिक आप जब तक लिखोगे नहीं अपने पेन से, पेपर पे खुद नहीं लिखोगे, और ऑर्गेनिक बहुत अच्छी हो जाती है जब किसी दूसरे के बच्चे की कॉपी भी चेक करो ऑर्गेनिक की, गारंटेड अच्छी हो जाएगी। पता है क्यों? गलती पकड़ने में हमारे ब्रेन को बड़ा मजा आता है। तो जब यहाँ पे कोई दूसरा बच्चा लिख रहा होगा ना, सपोज दैट उसने यहाँ लिख दिया CH2 और Cl, और फिर जब आप इसे काटोगे आपको बड़ा मजा आएगा, ये गलत कर दिया। क्यों गलत कर दिया? कार्बन की वैलेंसी 5 हो गई। और ये आपसे मिस्टेक होनी है। क्यों होनी है? कि हम रट के चलते हैं, कार्बन है H है, कार्बन है H है, हम जल्दबाजी में गिनते ही नहीं कि कहाँ वैलेंसी ऊपर चली गई है। और ये एग्जामिनर बड़ी जल्दी पकड़ लेता है, उसके नजर सीधा यहाँ जाती है, अच्छा कार्बन की वैलेंसी 5 होती है, चाहे रिएक्शन पूरी सही हो, वो काट देगा। इज इट क्लियर? तो बच्चों जो ऑर्गेनिक में मैं आपको फिनोमिना बता रहा हूं, कोशिश करिए उसे फॉलो करिए। और देखिए मैं भी एक एक रिएक्शन 2-2, 3-3 बार लिख रहा हूं, आप भी उसे कम से कम 1-1, 2-2 बार लिखें। और एक कोशिश की है नई शुरू की है अभी हमने, कि मैंने आपको असाइनमेंट्स दे रहा हूं। आज का असाइनमेंट तो मैंने खुद नहीं बनाया, लेकिन सब्जेक्टिव वाला असाइनमेंट मैं ही टिक कर रहा हूं, ऑब्जेक्टिव का ही असाइनमेंट। तो मेरी कोशिश होगी हफ्ते में एटलीस्ट 3 से 4-5 असाइनमेंट आपके पास सब्जेक्टिव और ऑब्जेक्टिव के जाएं। और ऑब्जेक्टिव वाले असाइनमेंट आज से कोशिश हमने की है ऐप में डालेंगे। और ऐप में फायदा क्या है, उसमें ना जैसे ही आप आंसर लिखोगे वो तुरंत चेक हो जाएंगे, वो ऑटोमेटिक चेकिंग होती है। तो ऑब्जेक्टिव वाले असाइनमेंट की आपकी टेंशन खत्म हो जाएगी। सब्जेक्टिव के असाइनमेंट के लिए हम कॉपी चेक का भी कर रहे हैं कि आपके जो आंसर आए मेरे पास वो चेक भी हो जाएं, और ऑब्वियसली आपको पता लग जाए कि आप गलतियां कहाँ कर रहे हो। 2-4 बच्चों ने मुझे डायरेक्ट असाइनमेंट भेज दिए थे, 1-2 बच्चों ने मैम वाले नंबर पे या जैसे भी भेजे हैं। बस आप इतना मेरा साथ दे दो कि वो असाइनमेंट जो सब्जेक्टिव वाले हैं वो आप डेली टू डेली करके सबमिट कर दो। मैं आपकी गारंटीड बता रहा हूँ ऑर्गेनिक सुधर जाएगी। ऑर्गेनिक सुधारने का बेस्ट रीजन होता है आप पेन से रिएक्शन लिखें और उसको मैच करें। ठीक है, नहीं मैच कर सकते आप हमें दीजिए, हम चेक कराएंगे। जब तक आप एटलीस्ट कोशिश करिए, डेली के असाइनमेंट करिए और ये रिएक्शंस करिए। अब हम यहां पे जो रिएक्शन पढ़ रहे थे वो था रिएक्शन विद पोटेशियम नाइट्राइट। ये है बेटा पोटेशियम नाइट्राइट। हाँ बेटा बोलो। सर आपके पर्सनल नंबर पे भेजना है सॉल्व अरे करके? नहीं, मैम वाले नंबर भेजना भैया। एक्चुअली क्या होता है ना, उस तो आपके आंसर ही हैं, वो उसका पूरे के प्रिंट निकालेंगे, या देखो अभी टेक्नोलॉजी यूज कर रहे हैं कि ऑनलाइन ही चेक हो जाए किसी तरीके से कॉपी। तो अभी देख रहे हैं वो धीरे धीरे आपको समझ में आ जाएगा।
उसके लिए हम टच वाला लैपटॉप अब लेंगे या कुछ करेंगे, जिससे कि आपके स्क्रीन पे ही हम कॉपी चेक कर देंगे, उसी पे कर देंगे, बट इट विल टेक टाइम, देखते हैं कैसा होगा। ये है बेटा पोटेशियम Okay, sir. नाइट्राइट, इसको बोला जाता है KNO2, इसे बोला जाता है KNO2, बट इसका जो एक्चुअल स्ट्रक्चर है वो होता है KONO, ये स्ट्रक्चर है। अब ये मत कहना कि जब इसका स्ट्रक्चर है ONO तो NO2 क्यों बोलते हैं, तो भैया CO2 का भी तो स्ट्रक्चर OCO है, उसे भी तो CO2 बोलते हैं। तो ये तो हमने एक कन्वेंशन बना रखा है कि भैया सारे एक जैसे आइटम एक साथ बोले जाएंगे। जैसे मीथेन है CH4, तो अब यहाँ तो C के साथ 4 H लगे हैं, तो हम ऐसे थोड़ी बोलते हैं HC HHH, ऐसे थोड़ी बोलते हैं, सारे एक जैसे आइटम एक साथ लिख के बोलते हैं। ऐसे ही KNO2 बोला जाता है, लेकिन ये K पॉजिटिव और पूरा NO2 एक साथ नहीं है, ये K है और ONO है, और जब ये अटैक होगा तो यहाँ RONO बनेगा। बेटा RONO नाइट्राइट ही है, इसलिए इसका नाम है एल्काइल नाइट्राइट। ठीक है, ये ऑक्सीजन से अगर जुड़ा है तो इस यूनिट का नाम है नाइट्राइट, और एल्काइल नाइट्राइट बन गया, अलग हो गया KX। लेकिन अगर रिएक्शन कही गई आपसे, रिएक्शन विद सिल्वर, बेटा सिल्वर नाइट्राइट से रिएक्शन कही गई है बच्चों, सिल्वर नाइट्राइट बिल्कुल इसी की तरह है, AgNO2 है बेटा, उसमें भी यही यूनिट है कि ये Ag है और फिर O है, फिर N है, फिर O है, बट क्योंकि सिल्वर के बॉन्ड कोवेलेंट नेचर के होते हैं तो ये इजीली ब्रेक नहीं होगा, और क्योंकि यहाँ नाइट्रोजन के पास लोन पेयर है तो नाइट्रोजन अटैक करेगा, और बेटा अगर नाइट्रोजन अटैक करके जुड़ेगा तो ये यूनिट आएगी। अगर नाइट्रोजन से कार्बन जुड़ा है तो इस प्रोडक्ट को कहते हैं हम नाइट्रोएल्केन। बेटा दिस प्रोडक्ट इज नोन एज नाइट्रोएल्केन, और अलग हो जाएगा यहाँ AgX, दिस प्रोडक्ट इज नोन एज नाइट्रोएल्केन। तो ये आज की हमारी पहली इक्वेशन अब हुई है। अब बताओ बच्चों, कोई डाउट है? बोलिए। हाँ, अगर समझ में आ गया 1 लिख दो, नहीं आया तो 2 लिख दो, ओके ठीक है, गुड, डन। सर तो ये आपकी बेटा पहली रिएक्शन हो गई है। ठीक है, नेक्स्ट अगली रिएक्शन, अगली रिएक्शन है बेटा जिसको हम नेम रिएक्शन भी कह देते हैं, इसका नाम है हॉफमैन अमोनोलिसिस। हॉफमैन अमोनोलिसिस। व्हाट इज हॉफमैन अमोनोलिसिस? वैसे तो थोड़ा बहुत वर्ड से समझ में आता है, अमोनोलिसिस, लिसिस मतलब टूटना, अमोनो मतलब अमोनिया, अमोनिया से रिएक्शन है, तो रिएक्शन विद अमोनिया आप कह सकते हैं। ये है बेटा एल्काइल हैलाइड, इसकी पहले हमने की अमोनिया से रिएक्शन। ठीक है, एल्काइल हैलाइड जब अमोनिया से रिएक्शन करते हैं, दिमाग चलाओ, अमोनिया का H और एल्काइल हैलाइड का X, HX हट जाएगा। बेटा HX जब हट गया तो बना क्या? ये बन गया बच्चे RNH2, और ये अलग हो गया HX। बेटा इसे केमिस्ट्री में कहते हैं प्राइमरी या 1 डिग्री अमीन। तो 1 डिग्री या प्राइमरी अमीन पहले बन गया, तो एल्काइल हैलाइड की अमोनिया से कर दी, हेलोजन एसिड HX अलग हो गया, प्राइमरी अमीन का फॉर्मेशन हुआ, पहला प्रोडक्ट है ये। ये प्राइमरी अमीन दोबारा रिएक्ट कर सकता है, ये प्राइमरी अमीन दोबारा रिएक्ट कर सकता है एल्काइल हैलाइड से, मतलब फ्रेश मॉलिक्यूल से रिएक्ट कर सकता है। और अगर इसने दोबारा रिएक्शन की तो बेटा फिर से एक H और X निकल जाएगा, तो ये R2NH बनेगा। बच्चों R2NH केमिस्ट्री में कहलाता है 2 डिग्री अमीन या सेकेंडरी अमीन, और अलग हो गया HX। ठीक है, पहले प्राइमरी अमीन बना, फिर एक और H हट गया तो सेकेंडरी अमीन बना। अगर रिएक्शन फिर करा दी गई सेकेंडरी अमीन की RX से तो ये भी हो जाएगी, एक H बचा हुआ वो भी निकल गया, और जब ये एक H निकल गया तो ये जो केमिस्ट्री में बना बेटा ये कहलाता है 3 डिग्री अमीन। तो ये बना है बच्चों टर्शरी या 3 डिग्री अमीन। प्राइमरी अमीन कैसे बना? एल्काइल हैलाइड की अमोनिया से। सेकेंडरी कैसे बना? जो प्राइमरी अमीन बना उसकी फिर एल्काइल हैलाइड से हो गई। टर्शरी अमीन फिर से रिएक्शन हो गई, और
4 डिग्री भी बनता है इसमें, अगर ये बेटा जो है ना इसकी रिएक्शन यानी टर्शरी अमीन जो बना है इसकी रिएक्शन फिर से RX से हो जाए। जरा एक बार सोच के देखना, जैसे अमोनिया प्लस HCl क्या होता है, ये सब बच्चों को आता है इसलिए कह रहा हूं। अमोनिया प्लस HCl NH4Cl, ये सबको आता है। वही चीज यहाँ पे है, R3N और RX की जब रिएक्शन करते हैं तो ये R ग्रुप इसके साथ चला गया, ये R4N पॉजिटिव X नेगेटिव ये बना, और बेटा ये केमिस्ट्री में कहलाता है क्वाटरनरी अमोनियम सॉल्ट। अमोनियम सॉल्ट ये केमिस्ट्री में कहला रहा है क्वाटरनरी अमोनियम सॉल्ट। बेटा रिएक्शन का नाम क्या है? इस रिएक्शन को कह देते हैं साइंटिस्ट के नाम के ऊपर हॉफमैन अमोनोलिसिस। अमोनोलिसिस, ठीक है, हॉफमैन अमोनोलिसिस। व्हाट इज हॉफमैन अमोनोलिसिस? क्या है बेटा हॉफमैन अमोनोलिसिस? प्राइमरी अमीन की रिएक्शन करेंगे, किससे रिएक्शन? एल्काइल हैलाइड की, सॉरी एल्काइल हैलाइड की रिएक्शन करेंगे अमोनिया से। एल्काइल हैलाइड अमोनिया से रिएक्शन करने के बाद जो पहला प्रोडक्ट बनेगा उसे कहेंगे 1 डिग्री अमीन या प्राइमरी अमीन। वो जो प्राइमरी अमीन बना है, अगर एल्काइल हैलाइड एक्सेस में है तो दोबारा रिएक्ट कर लेगा सेकेंडरी अमीन, क्योंकि एल्काइल हैलाइड एक्सेस में फिर रिएक्ट करेगा टर्शरी अमीन और फिर रिएक्ट करेगा क्वाटरनरी अमीन। यानी अगर आप चाहते हो कि रिएक्शन यहां रुक जाए प्राइमरी अमीन पे, तो आपको ये चीज एक्सेस में ले लेनी है, क्योंकि अगर आपने इसे एक्सेस में लिया है यानी एल्काइल हैलाइड लिमिटिंग हो गए, वो खत्म हो गए। जब बेटा वो खत्म हो गए तो पहले स्टेप के बाद रिएक्शन रुक जाएगी। तो अगली रिएक्शन का नाम हो गया बच्चों हॉफमैन अमोनोलिसिस। क्या है बेटा हॉफमैन अमोनोलिसिस? एल्काइल हैलाइड इज रिएक्टेड विद अमोनिया to give mixture of 1 degree, 2 degree, 3 degree amine and quaternary ammonium salt। भाई जनरलाइज में तो हम सबको कहेंगे कि भाई जनरल में तो हम कह रहे हैं सब बनेंगे, तो हमने लैंग्वेज क्या लिखनी है? एल्काइल हैलाइड इज रिएक्टेड विद, एल्काइल हैलाइड की रिएक्शन बच्चों किससे कर रहे हैं? एल्काइल हैलाइड इज रिएक्टेड विद अमोनिया। It gives mixture of 1 degree, 2 degree, 3 degree amine and quaternary ammonium salt। बेटा एक्चुअली ये तीनों तो अमीन्स हैं, तो इन तीनों को तो कॉमा लगा के लिखा जा सकता है 1 डिग्री, 2 डिग्री, 3 डिग्री अमीन, और चौथे को हमें लिखना पड़ता है क्वाटरनरी अमोनियम सॉल्ट। ठीक है, क्योंकि ये अलग चीज है, ये सॉल्ट है, वो अमीन्स हैं, तो हमें अलग से लिखना पड़ेगा। ये लास्ट एसिड बेस न्यूट्रलाइजेशन जैसा है और ये सॉल्ट बनता है क्वाटरनरी अमोनियम salt। So when alkyl halide is reacted with ammonia, mixture of 1 degree, 2 degree, 3 degree amine and quaternary ammonium salt is obtained. This reaction is known as Hofmann ammonolysis। बेटा ये रिएक्शन कहला रही है Hofmann ammonolysis। If ammonia is in excess, अगर ammonia excess में हुआ, then major product will be primary amine। If ammonia is in excess, then major product will be primary amine। डाउट पूछो। सर अमोनिया एक्सेस में होगा तो क्या होगा? प्राइमरी बनेगा बस? यस, अगर बेटा अमोनिया एक्सेस में होगा, अच्छा सोचो क्यों, रीजन भी तो आपको दिमाग में आना चाहिए। यानी अमोनिया बहुत ज्यादा है, एल्काइल हैलाइड थोड़ा सा है, एल्काइल हैलाइड थोड़ा सा है, तो यही रिएक्शन मतलब ये बन गया। अब आगे एल्काइल हैलाइड है ही नहीं, जब आगे एल्काइल हैलाइड है ही नहीं तो अगला स्टेप चल ही नहीं पाएगा या ऑलमोस्ट नेग्लिजिबल चलेगा। अगर NH3 कम हो और RX ज्यादा हो तो बार बार RX अटैक करेगा, तो कॉमन सेंस है ना, जब RX ज्यादा है तो ये RX फिर RX फिर RX, तो ये प्रोडक्ट मेजर है। तो आप कहेंगे मेजर प्रोडक्ट लास्ट वाला है, क्योंकि RX एक्सेस है, अटैक 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 बार बार अटैक, तो मेन ये मतलब इसे रहना ही नहीं देगा ना, वो जैसे ये बनेगा इस पे अटैक करके ये बना देगा, इसे रहना ही नहीं देगा। तो अगर RX एक्सेस में है तो इट विल अटैक अगेन एंड अगेन टू गिव फाइनल प्रोडक्ट। और बोलो सर 2 डिग्री का एक एग्जांपल दे दीजिए। 2 डिग्री एमाइन। 2 डिग्री देखो, ये हम कह रहे हैं 2 डिग्री में, जैसे हमने ये लिख दिया बेटा C2
H मतलब C2H5Cl ले लेते हैं, तो स्टार्टिंग से कर लेते हैं। C2H5Cl है इथाइल क्लोराइड, और उन्होंने कहा बताओ भाई इसकी अमोनिया से रिएक्शन करेंगे क्या क्या बन सकता है। तो आप कहेंगे पहले स्टेप में तो ये बन गया C2H5NH2, और ये मैं एरो पे लिखते जा रहा हूं HCl निकल गया। फिर दोबारा अटैक हुआ बेटा, दोबारा अटैक किस चीज का हुआ, दोबारा अटैक फिर से C2H5NH2 का हुआ, सॉरी C2H5NH2 नहीं, C2H5Cl का हुआ, ठीक है, C2H5Cl का। और जब C2H5Cl का हुआ तो C2H5 दो बारी आ गया और NH आ गया, ये कहलाया सेकेंडरी अमीन। फिर अटैक हुआ, किस चीज का अटैक हुआ, C2H5Cl का दोबारा अटैक हुआ, तो एक H और Cl फिर निकल गया बेटा, तो ये C2H5 होल थ्राइस N, ये कहलाया आपका टर्शरी या 3 डिग्री अमीन। फिर C2H5 का अटैक हुआ, दैट इज C2H5Cl, और अब की ये C2H5Cl इसी में आके जुड़ गया, और ये कहलाएगा क्वाटरनरी अमोनियम सॉल्ट। तो ये फाइनल आंसर आएगा। अब ये 1 डिग्री अमीन है, ये 2 डिग्री अमीन है, ये 3 डिग्री अमीन है, और ये सॉल्ट है, अमोनियम सॉल्ट। और बताइए सर अटैक करने के लिए हमेशा अल्काइल हैलाइड जाता है? नहीं, ये मतलब बार बार जो अटैक हो रहा है ये अल्काइल हैलाइड का हो रहा है, लेकिन एक्चुअली अल्काइल हैलाइड अटैक करने नहीं जाता, अल्काइल हैलाइड पे अटैक होता है। एक्चुअली यहाँ पे ना इंपॉर्टेंट होता है अटैक करने कौन आया, उसके बेस पे रिएक्शन का नाम होता है। तो इन सब रिएक्शन में ये लोन पेयर वाले ग्रुप जा रहे होते हैं अटैक करने, तो ये वाले ग्रुप क्योंकि अटैक करने जा रहे हैं, तो ये वाली रिएक्शन है न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। तो ये न्यूक्लियोफाइल बना, इसने जाके अटैक किया, तो आप ये नहीं कह सकते ये अटैक करने गया, आप ये कहेंगे कि बार बार अटैक अल्काइल हैलाइड पे हो रहा है, मतलब ये ग्रुप बना, इसे फिर अल्काइल हैलाइड दिख गया तो फिर अटैक कर देगा, ये है। तो ये न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन है। तो न्यूक्लियोफाइल जो होगा वो अटैक करने जाएगा और वो सब्स्टिट्यूट कर देगा दूसरे न्यूक्लियोफाइल को, इट इज न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। बोलो बेटा, क्लियर है? सर यस सर। हाँ जी। सर ऑर्गेनिक रिएक्शंस में हम बेसिकली 3 चीजें देखते हैं ना, कि किस पे अटैक हो रहा है, कौन करने आ रहा है, एंड प्रोडक्ट क्या बनेगा। एंड प्रोडक्ट से बेटा हमें मतलब नहीं होता, बेसिकली आप एंड प्रोडक्ट पे ज्यादा फोकस नहीं करना चाहिए, वो तो रेक्टिफिकेशन होता है। हम फोकस करते हैं एरो पे क्या लिखा है, मतलब जो रिएक्टेंट साइड पे ना 2 वर्ड लिखे होते हैं रिएक्टेंट साइड पे, एक कहलाता है हमारा सबस्ट्रेट जिसका अपना घर है, एक होता है रिएजेंट, जिसे अटैकिंग रिएजेंट भी कह सकते हैं, या जिसकी वजह से रिएक्शन चलती है। तो रिएजेंट कौन सा है और एरो पे कंडीशन क्या है, बेस है, एसिड है, हाई टेम्परेचर है, या और कोई कंडीशन। तो वो जो एरो पे कंडीशन लिखी होती है ना, वो प्रोडक्ट बदल देती हैं। मतलब आप प्रैक्टिकली सोच के देखिए, लैब में अगर आप एक्सपेरिमेंट कर रहे हो, आपने एक बीकर में कोई एक कंपाउंड ए लिया है, ठीक है, जैसे जनरल आप कोई भी एसिड या बेस लिया है, दूसरी चीज ऐड की, अब आप हीट कर रहे हो, तो जरूरी थोड़ी जब एक्सपेरिमेंट कर रहे हो तो एक ही प्रोडक्ट बने। जब आप एक्सपेरिमेंट करेंगे तो हो सकता है जो बनना चाहिए दूसरा बनने लगा, जैसे मार्कोनी के साथ हुआ, एंटी मार्कोनी बना उसके बाद। मतलब आप पढ़ चुके, वहां से एग्जांपल दे रहा हूं, उन्होंने प्रोपीन ली, HBr ऐड किया, 2 ब्रोमोप्रोपेन बन रहा था, तो उन्होंने एक रूल दे दिया कि नेगेटिव पार्ट वहां जाता है जहां पे हाइड्रोजन कम होते हैं। फिर एक साइंटिस्ट ने देखा जब परऑक्साइड डालते तो उल्टी तरफ चले जाता है, तो उन्होंने दूसरा रूल बना दिया, एंटी मार्कोनी। तो प्रोडक्ट क्या बनेंगे ये डिपेंड करती है कंडीशन, प्रोडक्ट को रटना नहीं चाहिए जनरली। अब बेटा शिव पूछो आप। सर पूछो बेटा। तो जो हमने रिएक्शन कराई थी सिल्वर नाइट्राइड के साथ में RX की, तो सर उसमें मतलब NO2 और Ag के बीच में कोवेलेंट बॉन्ड था, तो सर वो टूटा कैसे, मतलब AgX बना और RNO2 बना। यस ठीक है, बिल्कुल सही है। ये क्या है, RX, यहाँ अटैक कौन कर रहा है, AgNO2। ये बिल्कुल सही आप कह रहे हैं कि ये वाला बॉन्ड कोवेलेंट है, इसका लोन पेयर इजीली अप्रोच करेगा, इसका लोन पेयर जब यहाँ अटैक करेगा, यहाँ से X को हटाएगा और N से अटैक शुरू हो जाएगा।
जिस समय ये n से अटैक होगा ना, मतलब जब ये n यहां अटैक कर रहा होगा, ये इलेक्ट्रॉन इधर निकलेंगे, ये इलेक्ट्रॉन इधर निकल जाएंगे, सॉरी ये इलेक्ट्रॉन इधर आ जाएंगे। मतलब ये वाले इलेक्ट्रॉन नाइट्रोजन लेगा, यहां अटैक करेगा, ये इलेक्ट्रॉन इधर हट जाएंगे साइमल्टेनियसली। तो ये R से N जाके जुड़ जाएगा। ओके पिक्चर सर, देखो, क्लियर होनी चाहिए वैसे तो। सर पिक्चर क्लियर ही नहीं है। साफ नहीं आ रही क्या? नहीं सर क्लियर है, मतलब मेरे को समझ में नहीं आ रही। अच्छा फिर से देखो, ये लिखा है R, इसके साथ है X, ये नेचर में एग्जिस्ट कर रहा है। ये आया Ag, ये N, ये O2, AgNO2, ठीक है, ये था। अब ये क्योंकि कोवलेंट बॉन्ड है, अटैक नहीं हो पा रहा है। नाइट्रोजन लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव है ऑक्सीजन से, ये आसानी से अटैक करेगा। नाइट्रोजन यहां जिस समय अटैक करेगा, उस समय ये वाले लोन पेयर इधर चले जाएंगे, रिवर्स हो जाएंगे, या ये कहें कि ये बॉन्ड उस समय ब्रेक होगा। जिस समय नाइट्रोजन ने यहां अटैक किया, उस समय ये यहां अटैक हुआ। और स्टेबलाइज होने के लिए, क्योंकि नाइट्रोजन के 4 बॉन्ड स्टेबल नहीं होते, तो स्टेबलाइज होने के लिए ये बॉन्ड हटा दिया गया है, और अब ये प्रोडक्ट बन गया RNO। ये आ रहा। ओके सर, आगे समझ में। सर एक और बात, इसमें जो एक्स है कोई सा भी हेलोजन लगा हो सकता है वहाँ पे? हाँ बेटा, वो तो कॉमन सेंस है, जितना अभी पढ़ाऊंगा वैसे तो RI, RBr, RCl, RF, ये ऑर्डर ऑफ रिएक्टिविटी है। मतलब RI हमेशा ज्यादा रिएक्टिव होता है, चाहे SN1 रिएक्शन हो, चाहे SN2 रिएक्शन हो। कोई भी रिएक्शन हो, SN1 या SN2, बॉन्ड लेंथ इसकी सबसे ज्यादा है, ये बॉन्ड सबसे वीक है, इसलिए RX सबसे ज्यादा RI सबसे ज्यादा रिएक्ट है। और बोलिए बेटा। ओके सर। ठीक है बच्चों, सर हैव ए नाइस टाइम। हाँ जी बेटा। सर ये रिएक्टिविटी ऑर्डर कैसे आया? बेटा अभी मैंने बताया था, आपने सुना नहीं लगता है। R और I की बॉन्ड लेंथ सबसे ज्यादा है, ये बॉन्ड इजीली टूटेगा, और जब ये बॉन्ड इजीली टूटेगा तो ये सबसे जल्दी हट जाएगा, ये कहलाता है लीविंग ग्रुप। तो I लीविंग ग्रुप बढ़िया है ClBr या F से। ये वाला बॉन्ड बहुत छोटा है R और F का, तोड़ना मुश्किल है, जब टूटेगा ही नहीं तो फ्लोरीन लीविंग ग्रुप अच्छा नहीं है। क्लियर? यस सर। चलो बच्चों, ठीक है बेटा, हैव ए नाइस टाइम, बाय। थैंक यू सर। ओके बच्चों।